तो देखिए आज भारत का बजट पेश किया जाएगा 11 बजे। इससे पहले बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। संसद भवन से यह जानकारी सामने आ रही है। कैबिनेट मीटिंग शुरू हो चुकी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी बजट को और उसके बाद ये जानकारी आपको बता दें कि वित्त मंत्री मकर द्वार पर पहुंचेंगी। वहां पर फोटो सेशन होगा और 11 बजे बजट पेश किया जाएगा संसद भवन में। बड़ी अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मीटिंग में मौजूद हैं और ये देखिए लगातार तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तमाम नेताओं की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। संसद भवन से ये तस्वीरें, कैबिनेट की मोहर लगने के बाद मकर द्वार पर फोटो सेशन होगा और उसके बाद 11 बजे मिहिर जी ये बजट पेश होने वाला है। देखिए मंत्रियों का रिएक्शन भी आना शुरू, मैं देख रहा हूँ किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि इट विल बी हिस्टोरिक बजट, द पीएम्स रिफॉर्म एक्सप्रेस। याद रखिए क्या इस बार के बजट को नाम दिया जा रहा है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस विल मूव टुवर्ड्स विकसित भारत। यानी कि इस बार का बजट जो बार बार कहा जा रहा है या फोकस है कि ये रिफॉर्म एक्सप्रेस, और जो मैं कह रहा हूँ कि ये विकसित भारत की बात लगातार चल रही है पिछले कुछ दिनों से, तो सारा का सारा फोकस टारगेट शॉर्ट टर्म से कहीं ज्यादा लॉन्ग टर्म यानी 2047 को लेकर है। अभी स्वाति आप बात कर रही थी मेडिकल क्षेत्र में किस बात तरह की उम्मीद है या क्या हो सकता है बजट में, क्या करने वाले हैं जी। तो हर्षल भी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि हिंदुस्तान में मेडिकल टूरिज्म के लिए जो लोग आते हैं वो भी अपनी इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा है। तो हर्षल क्या कहना चाह रहे थे आप? जी, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं 2025 के अंदर 8.7 बिलियन का रेवेन्यू सिर्फ मेडिकल टूरिज्म से आया हिंदुस्तान को, और ये आंकड़ा बनकर 15.2 बिलियन जाने वाला है। तो हम इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि मेडिकल टूरिज्म किस तरीके से हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से अभी और भी कुछ पैनल्स ने बात करी है कि किस तरीके से हम मेडिकल फैसिलिटीज को और बेहतर कर सकते हैं, सस्ता कर सकते हैं, उससे हमारा रेवेन्यू ही जनरेट होगा। और ये ना कि केवल सिर्फ एक टूरिज्म को बूस्ट कर रहा है, ये बल्कि मेडिकल टूरिज्म को बूस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर हम आंकड़े देखें तो ये 7 से 8% बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मेडिकल टूरिज्म में बहुत सारी संभावनाएं और सरकार की क्या घोषणाएं होती है। रोहित जी, मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगी क्योंकि सेक्टर्स बहुत सारे हैं। ग्रीन एनर्जी पर हम जिक्र कर रहे थे, क्या लगता है ग्रीन एनर्जी को लेकर कोई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं सरकार की तरफ से इस बार के बजट में? देखिए पहले थोड़ा सा मैं ग्रीन एनर्जी के बारे में समझाना चाहूँगा। ग्रीन एनर्जी होती क्या है अब मेरे फेलो सब लोगों के लिए। ग्रीन एनर्जी होती है जो नॉन फॉसिल, जिससे पोल्यूशन नहीं होता, जिससे हमारा देश आज की डेट में क्या है कि ग्रीन एनर्जी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी। अभी भारत का जो एनर्जी कंजम्पशन है, एनर्जी प्रोडक्शन है, उसका 50% ग्रीन एनर्जी। तो उनके बजट से क्या उम्मीद होगी? और अभी तक के जो बजट बने हैं, जो देखने को लगता है 1/20 लोगों के लिए बजट है, इसका मतलब यह हुआ कि 5% लोगों के लिए बजट बनाया जाता है। बजट के माध्यम से भाजपा अपने लोगों को सेट करती है, उनको मुनाफा कैसे हो, उनकी तरक्की कैसे हो। अच्छा बजट वही होता है जिससे गरीब की तरक्की हो, खुशहाली हो और उनके चेहरे पर मुस्कान आए। और बीजेपी को अपने घोषणा पत्र पढ़ने चाहिए और देखने चाहिए कि कितने स्मार्ट सिटी बने हैं। वो स्मार्ट सिटी जो दावा करता था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे अच्छा काम किया है, सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, वहीं पर खराब पानी पीने से लोगों की जान चली गई। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जहाँ पर दुनिया के लोग अपनी अच्छाई बताने आते हैं, अपने देश की क्या अच्छाई है वो बताने आते हैं, वहाँ पर हमारी सरकार के लोगों को ये फेस करना पड़ा कि यहाँ की हवा खराब है, जिसकी वजह से निवेश नहीं आ सकता है। ये तो भगवान की कृपा है जो पानी बरस गया, हवा चल गई, नहीं तो हम और आप लोग सांस भी नहीं ले सकते थे यहाँ पे खड़े होकर के। सोचिए उससे कितना नुकसान हो रहा है, कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया? आप कह रहे खाद्यान्न में हम यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, लेकिन समझ लेते हैं किसान क्या उसकी आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? क्या कुछ जो है अब संभावनाएं नजर आ रही हैं? क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से दम घोटू हवा में सांस लेने को दिल्ली एनसीआर की जनता मजबूर है और बाकी कई राज्यों का, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कुछ इसी तरह का हाल रहा है। स्वाति जी, जैसे मैं बता रहा था, ग्रीन एनर्जी में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, इन सब की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये सब लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत है। जो भी
उसमें ग्रीन एनर्जी लगाना चाहता है, लैंड सब्सिडाइज रेट पे सरकार प्रोवाइड करे, टैक्स बेनिफिट्स दे, इनकम टैक्स बेनिफिट्स दे, जीएसटी बेनिफिट्स दे, पीएलए स्कीम लेके आने की बहुत ज़रूरत है इस सेक्टर में। कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग शुरू होने की बात थी 2026 में, वो बेनिफिट लेके आए इस सेक्टर में, तभी ग्रीन एनर्जी बढ़ पाएगी। और जो दिल्ली में तो हम लोग सब रहते हैं, यहाँ पे रहना तो मतलब पिछले 3-4 महीने से AQI 400 से कम ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल, और उम्मीद ये की जा रही है कि देखिए ग्रीन एनर्जी में बड़े ऐलान हो सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट मित्तल साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिहिर जी, हम मित्तल साहब का रुख करते हैं और जरा जी सुबह से जिस तरह का देख रहे हैं कि सेंसेक्स का बर्ताव कह लीजिए या ऊपर नीचे उसके नंबर ग्रीन में दिखा नहीं, फ्लैट खुला और उसके बाद रेड दिख रहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मार्केट मूवमेंट है और ये स्वाभाविक है क्योंकि इस तरह की मूवमेंट हमेशा देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे बजट आएगा तो मार्केट की प्रतिक्रिया नंबर्स में, सेंसेक्स, निफ्टी, स्टॉक परफॉर्मेंस में दिखाई देगी। तो ये कोई नई बात नहीं है। जो मार्केट रेट में है उससे कोई ऐसा बजट का इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि बजट बहुत ही नेगेटिव होगा या ये होगा। हम समझते हैं कि बजट काफ़ी पॉजिटिव आने वाला है। जैसे अभी रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की बात हो रही थी, काफ़ी इसकी घोषणाएं अपने इकोनॉमिक सर्वे में भी की गई हैं जी सर, और और उसकी तरफ सरकार का ध्यान भी है। डेफिनेटली 50% से 35% का जो टारगेट है 2047 तक, विकसित भारत तक, उसको अचीव करने की बात है थ्रू रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी। तो ये अपने आप में काफ़ी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसका रोड मैप हमको देखने को मिल सकता है बजट प्रतिक्रिया में। बिल्कुल, देखिए ग्रीन एनर्जी में और भी कई सारे सेक्टर्स में उम्मीदें बहुत हैं, जैसा कि मित्तल साहब भी कर रहे थे। हमारे 2 गेस्ट भी हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनका भी हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कर्नल MK सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ गए हैं और साथ ही साथ अशोक बत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनडायरेक्ट टैक्स मामलों के एक्सपर्ट। आप दोनों गेस्ट और वैभव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन मिहिर सर, जरा जनता जनार्दन के बाद भी पास पहुंच जाते हैं। देवनाथ हमारे सहयोगी हैं। देवनाथ, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? जनता को उम्मीदें, अच्छा महिला वर्ग को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। महिलाएं जो चाहती हैं कि इस बार जो महंगाई है थोड़ी कम हो और उनका जो बजट है वो घर का, उसमें थोड़ी रियायत उनको मिले। कुछ महिलाएं हैं क्या आपके आसपास? देखिए, भारत जो है ना किसानों का देश है, यहाँ पर हरियाली बोलती है और जब देश को अन्न पैदा करने की बात आएगी तो किसान देते हैं। और गांव का देश है तो गांव में है हम, बहुत अच्छी तस्वीर है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सबसे पहले महिला शक्ति से बात करेंगे। अरे जरा आइए तो सही, पूरा तैयार हो के आई हैं आप टीवी पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो प्रोग्राम भी है एक पास में। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, हम समझ गए। ये बताइए, बजट से क्या महंगाई ज्यादा हो गई है या थाली का वजन बढ़ रहा है, क्या है? दोनों ही चीज हो रही है। थाली का बजट से तो थाली का वजन वैसे ही बढ़ गया। किसान वैसे मरे जा रहे हैं भैया। किसान मरे जा रहे हैं? और अरे किसानों को सरकार इतना सारी चीज दे रही है। क्या दे रही है बताओ? खाद बढ़ रहा है, खाद के रेट वैसे बढ़ के, SGC वैसे लगा रखी इतनी सारी, गाड़ी पे इतनी कम, ट्रैक्टरों पे ज्यादा है, किसानों की तो हर चीज पे वो लगा रखी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं देवनाथ जिसको लेकर जो जनता है वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है। तो महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को चाहिए तो सभी चीज, पर वो मिल कहाँ पर रही है इतनी के महंगाई इतनी हो रही है, सारे काम हो ही ना पाए। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं देवनाथ, महंगाई को लेकर जो है जनता वो अपनी प्रतिक्रिया देती हुई मिहिर जी नजर आ रही है। देवनाथ, आप बने रहिए, हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। और हम रक्षा बजट का क्योंकि जिक्र कर रहे थे, हमारे साथ कर्नल MK सिंह साहब भी हैं। कर्नल साहब, क्या लगता है रक्षा बजट को और बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि हमने हाल ही में मिहिर जी देखा था अमेरिका की तरफ से रक्षा बजट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। अब जब हम ग्लोबल अनसर्टेनिटी के दौर में गुजर रहे हैं और जिस तरह से जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, क्या लगता है रक्षा बजट में कोई बड़े ऐलान हो सकते हैं? होंगे, खासकर अभी ऑपरेशन सिंदूर जब से खत्म हुआ है तब से मांग बढ़ रही थी कि हमें शिप बिल्डिंग में, हमें तेजस मार्क 2 के क्षेत्र में, ड्रोन्स बनाने के क्षेत्र में हमें प्रगति करनी होगी और उसमें काफी हमने लीप्स एंड बाउंड्स में प्रोग्रेस भी किया है। और साथ ही ये आपको मालूम हो कि पिछले साल का बजट था 6.81 लाख करोड़, जिसमें मांग की गई है कि कम से कम 20% इसमें इसको और बढ़ाया जाए। और आपने ये भी देखा कि हमारे पड़ोसी देशों ने भी अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है। तो इसलिए हमें स्वावलंबी होने की आवश्यकता है और उसके लिए रक्षा बजट
बढ़ाना होगा। हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना है, खासकर अमेरिका जैसे देश जिनसे हमें हमेशा धोखा ही मिला है। और हमें हर क्षेत्र में खासकर अपने एक्सपोर्ट्स को, डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। अभी तक हमने ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट किया है बड़े सक्सेसफुली, और भी बहुत सारे हमारे जो क्षेत्र हैं, रक्षा क्षेत्र की चीजें हैं, उनमें हमारा सिविलियन इंडस्ट्री को भी इंक्लूड किया गया है। उसके कारण बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है और आशा है कि हमारा इस बार का जो बजट है 6.81 लाख करोड़ से बढ़ के मेरे ख्याल से 7 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा। स्वाति, कर्नल सिंह जो बात कह रहे हैं उसका केशव प्रसाद मौर्य मिहिर जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं जरा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब से सरकार बनी है, जितने भी बजट आए हैं सब एक से एक बढ़ कर के आए हैं। और विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित परिवार, विकसित गांव, विकसित शहर, इस बात को ध्यान में रख करके ऐसी सबको उम्मीद है कि बजट आने जा रहा है और हम सब बजट के आने का इंतजार कर रहे हैं। सर, सपा और कांग्रेस आने वाले बजट को लेकर तमाम आरोप लगा रही है। सपा और कांग्रेस को मालूम है कि उनका राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है, क्योंकि जैसा काम जब वह सत्ता में थे उन्हें करना चाहिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। केवल देश को लूटने का काम किया, देश को बर्बाद करने का काम किया, देश की सुरक्षा से समझौता करने का काम किया, देश में आतंकवाद को बढ़ाया, नक्सलवाद को बढ़ाया, जातिवाद को बढ़ाया, परिवारवाद को बढ़ाया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और नेताओं का काम है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो यही कहेंगे कि बहुत अच्छा बजट आने वाला है, और जो विपक्ष में वो कहेंगे इस बजट से कोई उम्मीद नहीं। हमने अभी देखा अखिलेश यादव कह रहे थे, ऐसे प्रियंका गांधी का भी बयान आया हुआ है कि इस बजट से कोई उम्मीद क्या की जानी चाहिए। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य के पास जाएंगे। उससे पहले इसमें मैं सिंह साहब जो बात कह रहे थे स्वाति, उनके कहने का लबोलुआब ये था कि डिफेंस में चाहे जितना भी बढ़ाया जाए, जोर स्वदेशी पे होगा, चाहे यहाँ पर जब सामान बनेगा अपने लिए भी और बाहर बनाने के लिए भी, तो वो भी उस पर हम डिटेल में चर्चा करें। मैं देख रहा हूँ नीरज वाजपेयी भी जुड़ गए हैं। नीरज जी मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं। नीरज जी, आज संडे को मार्केट ट्रेड कर रहा है और 11 बजे से पहले चीजें लाल लाल दिखाई दे रही है हरी की जगह, तो क्या उम्मीद करें कि 12 साढ़े 12 बजे के बाद चीजें हरियाली चारों तरफ दिखाई देगी या कुछ लाल हरा मिक्स होता रहेगा? नंबर 1। और नंबर 2, देख रहा हूँ कि सोना धड़ाम हो गया है बजट से पहले। जरा दोनों पे आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए, मार्केट हरा इस बात से तय होगा कि बजट में क्या निकल के आता है, और बजट इस बार बहुत, जिसको कहते हैं कि मेक और ब्रेक होगा। बहुत ज़्यादा होप मार्केट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि करने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। वो ऑलरेडी टैक्सेशन कर चुके हैं, जीएसटी हो चुका है, तो करेंगे क्या? तो नंबर्स देखे जाएंगे कि फिस्कल डेफिसिट कितना होता है, पिछली बार कम होता है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट की बोरोइंग, उधारी कितनी लेती है सरकार, उस पर होगी। और तीसरा, नॉमिनल जीडीपी कितनी होती है। ये 3 फैक्टर हैं जो मार्केट को ड्राइव करेंगे। इसके अलावा जो भी योजनाएं हैं वो सब आम आदमी के लिए, लेकिन मार्केट खाली इनको सुनना चाहेगा। और एफआईआई वापस तभी आएगा जब आप इस पे अच्छा काम करेंगे। उम्मीद है कि ये की जा रही है कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई ट्रिकिंग की जाए, मे बी उसको खत्म कर दिया जाए या उसकी डेफिनेशन चेंज करके 3 साल करी जाए, तभी मार्केट से बाजार खुश होगा बजट से। जी सर। और जो सोने और चांदी में आपने कहा, उसमें तो देखिए मार्जिन कॉल ट्रिगर्स हुए हैं, और ये फिनोमेना हमेशा होता है प्रेशियस मेटल में, जब पैराबोलिक राइज होती है तो इसी तरीके की गिरावट उसमें आती है। बिल्कुल सर, हमारे सहयोगी आदित्य हैं। अभी आदित्य के पास जाऊंगा मैं। एक चीज इन्होंने कही, आपने फिस्कल डेफिसिट की बात आप कर रहे थे, 4.4 के आसपास है। आपको लगता है कि वो 4 के आसपास मतलब और थोड़ा डाउन हो जाएगा, जिस तरह से मतलब इस बार के बजट के बाद या जिस तरह सरकार के प्रोविजन है उसके बाद उसमें कमी आपको 4.3 या 4.2 भी होगा तो ठीक माना जाएगा, क्योंकि लक्ष्य 4 तक लेके आने का। तो 4.3 4.2 इज अ गुड, बट बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जिस तरीके का इस समय रेवेन्यू रिसीट्स हैं सरकार की वो घट रही है, जीएसटी घट रहा है, तो बहुत मुश्किल है कि इसको कंट्रोल कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और हम अब आदित्य का रुख कर लेते हैं। अशोक बत्रा जी भी हैं और आदित्य के साथ। आदित्य, क्या अशोक बत्रा जी का कहना, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स मामलों के एक्सपर्ट हैं, और जॉइंट टैक्सेशन पर भी जरा उनसे सवाल करें। बिल्कुल अशोक जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जीएसटी को लेकर के तमाम सारी विसंगतियां हैं उद्यमियों और व्यापारियों के लिए, क्या उनका सोल्यूशन हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, अभी सितंबर में 2.0 लाए, जहाँ पे उन्होंने रेट रेशनलाइजेशन कर दिया है। अब जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है आईटीसी की या लिक्विडिटी जो उनकी ब्लॉक हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट रिफंड्स एक्सेट्रा, आई थिंक दोज इश्यूज विल बी एड्रेस्ड नाउ इन दिस बजट. Another important issue is industry is facing unnecessary some litigations
इट इज़ द टाइम व्हेन द डिपार्टमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि एक स्टैंड लेके उसको क्लियर करें, ताकि वो जजमेंट और अननेसेसरी लिटिगेशन जो फेस कर रही है इंडस्ट्री वो खत्म हो। इन ऑल कोशिश से होनी चाहिए कि हाउ टू डू बिजनेस को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए और व्यापारियों के लिए किस तरह से इसको सिंपल टैक्स बनाया जाए। स्वाति, हर साल कलेक्शन तो बढ़ रहा है जीएसटी का, लेकिन व्यापारी उद्यमियों के सामने एक बड़ी चुनौती है, सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि आखिरकार जो उलझने हैं, जो इसमें भटकाव है, वो कैसे दूर होगा। सर, हम आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे, आप लोगों ने कोई सलाह दी है सरकार को इसको लेकर के कि किस तरह से इन विसंगतियों को दूर किया जा सकता है? जी जी, वी हैव प्री बजट मेमोरेंडम में हमने बहुत बार सरकार को कहा, आईटीसी विसंगतियों को दूर करने के लिए, रिफंड के लिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स के लिए, और हमें बड़ी एश्योरेंस दी गई रेवेन्यू सेक्रेटरी के साहब की तरफ से कि यस, इस बार हम इसको एड्रेस करेंगे। तो स्वाति, उम्मीद है कि इस बार जो भी उसमें टेक्निकल खामियां हैं, जो जिसके लिए लगातार परेशान होना पड़ता है, चाहे रिटर्न हो या फिर उसको सबमिट करने की बात हो, तो वो उम्मीद है इन लोगों को कि व्यापारी उद्यमियों को कि इस बजट में सरकार इनकी बात जरूर सुनेगी। जी बिल्कुल, देखिए बहुत एक्सपर्ट्स जो है मेहर जी, उन्होंने राय भी दी है और इन राय को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है स्वाति के यूनियन जो हमारी कैबिनेट है उन्होंने बजट को अप्रूव कर दिया है, यानी कि अब अगले वर्ष से भी टाइम बहुत 10:40 और 20 मिनट का टाइम रह गया है। आप देखेंगे कि वित्त मंत्री संसद में बजट भाषण शुरू करेंगे, उससे पहले मित्तल साहब के पास चले जाते हैं। मित्तल साहब, एक अभी जीएसटी की बात हो रही, मेरे पास जो डेटा दिख रहा है कि जनवरी के महीने में पिछले साल से अगर हम तुलना करें तो 6.2% का ग्रोथ दिखा है जीएसटी कलेक्शन में, जो कि 1,93,384 करोड़ के आसपास है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? सर, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर ले प्लीज। जीएसटी कलेक्शन इज डेफिनेटली ऑन द हायर साइड। अभी जो अनाउंसमेंट हुआ था 1,93,000 करोड़, और इसमें हम देख रहे हैं कि इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि लिटिल वोलेटिलिटी इज देयर, लेकिन डेफिनेटली जो जीएसटी कलेक्शन है ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 1.9 लाख करोड़ के आसपास देखा गया है। इसमें अभी जब जीएसटी की चर्चा हो रही थी तो मैं समझता हूँ एक तो इन्वर्टेड ड्यूटी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ एक कंसर्न है लोगों का जो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्कुल सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी और ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में बजट को मिली मंजूरी। तो देखिए, थोड़ी देर में वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट, कुछ ही मिनटों का इंतजार अब करना होगा। अब लगातार 9वीं बार बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। इस बीच बड़ी जानकारी, कैबिनेट की मंजूरी बजट को मिल चुकी है और 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। सर, अपनी बात पूरी करें। मैं समझता हूँ कि ऑन एन एवरेज जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1.75 से ऊपर ही रहने की उम्मीद है, आशा है। हमने देखा पिछले दिनों 2 लाख करोड़ तक से ऊपर जीएसटी क्रॉस कर चुका है, तो ये थोड़ी मोटी जो वोलेटिलिटी है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो टैक्स रिफॉर्म की है। टैक्स रिफॉर्म की, बिल्कुल सर, टैक्स रिफॉर्म की। और जो टैक्स पेयर्स हैं, खासकर जो मिडिल क्लास है सर, उसको बहुत उम्मीदें हैं। आप बने रहिए, हम वैभव जी का भी जरा रुक कर लेते हैं। वैभव जी, जिस बात का जिक्र कर रहे थे, टैक्स स्लैब में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है? अच्छा, मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगी, आपको क्या लगता है रियल एस्टेट में भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं क्या गवर्नमेंट की तरफ से? अगर आप रियल एस्टेट का मेरे से पूछ रही हैं तो रियल एस्टेट में उम्मीद तो है, स्पेशली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को जो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं उसको लेके, और थोड़े बहुत और, बट मेरा फोकस और मेरा इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा हेल्थ केयर को लेके, जो जैसे मैं बोला था, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है और जो गवर्नमेंट है उसने बहुत अच्छे मेजर्स लिए हैं आज तक इसमें। तो ये 2 चीजें हैं जो मैं देख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और हेल्थ केयर पे किस तरीके से किया जाएगा, स्पेशली एटीडी में। जी बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ। देवनाथ, हम आपका रुख कर लेते हैं और मैं देख पा रही हूँ कि ये जो चौपाल में भीड़ बढ़ती जा रही है लोगों की और अपनी प्रतिक्रियाएं लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उनसे जरा बातचीत करें। आप मुझे कह रहे हैं? बिल्कुल देवनाथ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल स्वाति, देखिए यहाँ पर कुछ और हरी रुमाल है, हरित प्रदेश है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
ये देखिए किस तरीके की तस्वीर है, ये देखिए तमाम किसान भी हैं और उनसे संवाद भी करेंगे, लेकिन बात भी करेंगे। ये बताइए, टोपी लगा के तो आ गए, जरा उठ जाइए, खड़े हो जाइए। सरकार ठीक ठाक काम कर रही है, बढ़िया है उम्मीद से? कागजों में तो सब चीज ठीक ठाक हो में, कागजों में और कागज में तो भाई कुछ चीज है जो हम यहाँ से कहते हैं, आपको चिट्ठी लिख दें कि मैंने आपका कोट बनवा दिया, दुकान पर गए कोट बनानी, तो ऐसी तो सरकार कर रही है। तो आप तो ग्रीन पहने हुए हैं और लाल झंडी दिखा रहे हैं। नहीं, ग्रीन पहनने से मतलब थोड़ी है, सरकार तो हमारे कुछ काम करे जब तो हम सरकार की वाह वाह करें। अम्मा पहले थोड़े आइए, जरा इनसे बात कर ले, अभी बाद में आई हैं। ये बताइए, छोड़िए तो सही, क्या है, महंगाई बढ़ गई है, उम्मीद है कुछ ठीक ठाक? कोई उम्मीद नहीं है। अरे देश खुशहाल हो रहा है, आप कह रही हैं, पता नहीं क्या। कहाँ तक खुशहाल हो रहा है, रसोई तो इतनी महंगी हो रही, हर एक चीज पे महंगाई होने लग रही। देवनाथ, आप बने रहिए वहां पे, गेस्ट के साथ हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। आदित्य बत्रा जी के साथ है। मैं अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखिए, टैक्सेशन में जो करना था वो भी सरकार नई टैक्सेशन पॉलिसी ला चुकी है, और जीएसटी का भी, जीएसटी 2.0 का रिफॉर्म हम लोग देख चुके हैं। तो आदित्य बत्रा जी से जरा आप पूछें कि इससे इतर वो किस तरह का एक्सपेक्टेशन इस बजट में देख रहे हैं, या उम्मीद कर रहे हैं, या होनी चाहिए, जिससे लोगों को और बेहतर और अच्छा उनके लिए होगा। आदित्य। बिल्कुल 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 सर। मतलब साहब, ये हम समझना चाहेंगे, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन रिफॉर्म हो उसको होने की जरूरत है, उसको और अच्छे से आने की जरूरत है। तो आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं, और कितना कलेक्शन इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़ सकता है जीएसटी का? देखिए, अगर आप कलेक्शन की बात करें तो अभी सितंबर में काफ़ी रेट ऑफ टैक्स कम हुए थे, लेकिन होम कंजम्पशन बढ़ने से, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से हमारे टैक्सेस कम नहीं हो रहे हैं। अब जो टाइम है वो है बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रास्ता दिखाने का। उसके लिए जितने भी अमेंडमेंट चाहिए, जो जीएसटी काउंसिल ने ऑलरेडी डिसीजन ले रखे हैं, बट जिसके लिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, तो वो जो पार्लियामेंट की जो सेशन है, इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू अमेंड ऑल दो सेक्शंस विच कैन हेल्प द इंडस्ट्री, कि कैसे उसका काम आसान हो जाए। अभी बजट आने के पहले सेंसेक्स की अगर हम बात करें शेयर बाजार में, तो 400 अंक बढ़ा है, और निफ्टी भी 50 अंक बढ़ा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, शेयर मार्केट बहुत सारे फैक्टर्स पर काउंट करती है। आज अगर ट्रम्प की कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो शेयर मार्केट गिर जाती है। तो शेयर मार्केट के ऊपर लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इस बजट में और इम्फेसिस किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बाकी चीज़ों पे, जिससे उम्मीद में ये बढ़ रहा है। बट मेरे को नहीं लगता कि ये सस्टेन करेगा, नहीं करेगा। ये जब बजट आएगा, उसके प्रावधान आएंगे, तब पता चलेगा। तो अनिल जी, ये बताया बत्रा जी ने कि इस पूरी तरह से इनको चीज़ों को तकनीकी तौर पर समझना होगा, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर जोर दिया जाएगा, जैसा कि सरकार पिछले समय से करती आ रही है, तो फिर चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं और सुधर सकती हैं, एफडीआई के मौके और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जी जी, मैं देख रहा हूँ यस अवस्थी एम एनालिटिक्स के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और नीरज वाजपेयी भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, इस बार बात हो रही है कि डिफेंस सेक्टर पे जोर दिया जा सकता है, रक्षा वाले हमारे सेक्टर को और मजबूत करने के लिए, और उसमें ड्रोन्स, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ साथ ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। तो क्या जब वित्त मंत्री जी का भाषण खत्म होगा, तो उसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि ड्रोन से जुड़ी हुई कंपनियां, एआई के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां, ईवी बनाने वाली कंपनियों के शेयर को हम लोग देखेंगे मार्केट में ऊपर जाते हुए, ग्रीन में देखेंगे? या बिल्कुल मेहर, ये हो सकता है, क्योंकि हमारा अनुमान है कि करीब डिफेंस बजट में 20% का इजाफा होना चाहिए, और अब दुनिया का कोई देश ऐसा हो ही नहीं सकता जो अपने डिफेंस में इंक्रीज ना करे। यूरोप में 5% का जीडीपी ले जा रहे हैं वो, क्योंकि अब वो स्थिति बना दी है ट्रंप ने कि आप युद्ध हो या ना हो, गन आपको घर में रखनी पड़ेगी। तो भारत भी वैसा ही कर रहा है, तो इसलिए डिफेंस के स्टॉक्स में आप तेजी देखेंगे। ईवी का फोकस है सरकार का, तो ईवी में भी होगी, और एक फरवरी में कॉन्फ्रेंस होने वाली है एआई की दिल्ली में, उससे पहले एआई का एक रोड मैप जरूर सरकार लाएगी। तो इससे जुड़ी हुई कंपनियों को और सेक्टर को डेफिनेटली फायदा होगा। बिल्कुल, इससे फायदा होगा, जिस बात का हम लगातार मिहिर जी जिक्र भी कर रहे हैं। यश जी के का भी हम लोग यश भी देख रहा हूँ, यश एआई में काम करते हैं, एआई की कंपनी चलाते हैं जी। यश एआई तो हर जगह घुसा हुआ है, मैं तो कहूँ कि वो आलू हो गया है। कोई भी फील्ड हो, कोई भी सेक्टर हो, हर किसी को एआई की जरूरत है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, बजट से क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद किस तरह से उसका ग्रोथ या एक तरह से आपके लिए सपोर्ट मिलने वाला है आपको? जी जी, मीर सर और सभी का यहाँ पर सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, तो अभी कुछ ही समय पहले हमने एक सफल एग्जिट पोल किया था भारत एक्सप्रेस और एएम एनालिटिक्स के साथ। तो आज ये बात की शुरुआत एक प्रेडिक्शन से ही करते हैं।
हम लोग जो टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड पर प्रिडिक्ट कर रहे थे अभी कल भी सॉफ्टवेयर से ऑटोमेशन में, तो जैसे मीर सर कह रहे थे कि आपको लाल लाल दिखेगा या हरा हरा, हमारी टेक्नोलॉजी के प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग काफी हद तक हरा हरा दिखने की संभावना है मार्केट में जैसे ही बजट आता है। यह बात क्योंकि हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, आगे जाके जैसे ड्रोन्स की अभी बात कर रहे थे हमारे पैनलिस्ट, तो आगे जाके युद्ध और अपने डिफेंस की क्षमताएं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रहेंगी। तो किसी भी क्षेत्र की टेक्नोलॉजी, किसी भी क्षेत्र का बजट SSS पर बहुत हद तक महत्वपूर्ण, बहुत हद तक निर्भर करता है कि आप कितनी स्टेबिलिटी मार्केट में लाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को रेवेन्यू चाहिए। साइमल्टेनियसली उसी के साथ साथ आप स्किल डेवलपमेंट कितना हद तक कर पाते हैं। एक ऐसा देश जिसकी 150 करोड़ आबादी है, तो उसके यूथ में स्किल डेवलपमेंट आप कितना कर सकते हैं उनका, और इसके साथ साथ सेक्टोरियल कोलैबोरेशन कैसे होगा। आज इस क्षेत्र में जब इतनी अनिश्चितता है, कल कुछ बोलते हैं किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, आज कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं, तो ऐसे क्षेत्र में आप एक रिलायबल पार्टनर की ओर से कैसे अग्रसर हो सकते हैं, इस बात की भी बहुत संभावना है। और यहाँ इस बजट से जो हमारी अपेक्षा है वो ये है कि अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई एक स्केलेटन नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, तो हमें ये उम्मीद है कि इस बजट के अनुरूप कम से कम एक इनिशियल फ्रेमवर्क भारत देश को मिलेगा, जिसके आधार पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रूपांतरण उसका कर सकेंगे इस दृष्टिकोण से। बिल्कुल रोहित जी, बिल्कुल देखिए यश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, और जिस बात को हम डिस्कस भी लगातार कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा बूम मिलने की संभावना इस बार के बजट में नजर आ रही है। इसके साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार सृजित करने को लेकर भी क्या लगता है बड़े ऐलान हो सकते हैं, क्योंकि जो युवा हैं उनको रोजगार चाहिए। स्किल डेवलपमेंट का भी जिक्र करते हुए यश जी नजर आ रहे थे, और हम भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखिए लोगों के पास आज की डेट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हो गई है, बट स्किल्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। आप देखेंगे एजुकेटेड लोग भी जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने किताबी पढ़ाई तो कर ली है, बट काम करना नहीं आता जी। लोगों को, किसी को आदमी को बोलो 12th पास को कि डीडी बनवा दो, ये पता नहीं डीडी कैसे बनवाना है। और बेसिक मैंने बात करी आपसे, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है हमारे देश में। एजुकेशन, मैं तो कहता हूँ एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म में बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे देश में। सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो डिफेंस सेक्टर के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, MSME सेक्टर को, AI सेक्टर को, स्टार्टअप्स को, बहुत रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बिल्कुल देखिए हर एक सेक्टर में भी कुछ कहना चाह रहे, इसमें कुछ ऐड करना चाहिए। रोहित जी ने जो एजुकेशन की बात करी है, अगर हम देखें तो 60% अमेरिका के अंदर जितने भी वैज्ञानिक हैं या जितने इंजीनियर्स हैं वो सब हिंदुस्तानी हैं। उसका यही कारण है कि शायद हमारे एजुकेशन सेक्टर के ऊपर थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज हैं, लेकिन उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अभी हमारे को और सारे कॉलेजेस खोलने की ज़रूरत है, एक अच्छे स्कूल्स खोलने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे इतने ही महान जो इंजीनियर्स निकल कर जा रहे हैं उन्हें हम वापस हिंदुस्तान ला सकें और हिंदुस्तान को ही आगे ले जा सकें, उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। अभी हम ये भी देखें कि एजुकेशन सेक्टर के ऊपर अगर कोई भी एक बच्चे को मेडिकल पढ़ना होता है या कुछ और पढ़ना होता है तो उसे विदेश जाना पड़ता है, और जिसका मेडिकल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर यही बेटर फैसिलिटी अगर हम हिंदुस्तान में ले आए तो शायद जो हम बाहर के देशों के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं वो पैसे हिंदुस्तान पे खर्चा होगा और हिंदुस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा, और शायद हमारे को एक बेटर हिंदुस्तान आगे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखिए मिहिर जी, और इस बात का और एक जो हम अगर हम बाहर की एजुकेशन की बात करें, बिल्कुल कुछ ही मिनटों का इंतजार, हो रहा है लगभग 7 मिनटों का इंतजार, लेकिन एक मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगी। एजुकेशन का हम जिक्र कर रहे थे तो अगर हम बाहर की एजुकेशन की बात करें तो जो बच्चों को शुरू से ही स्किल सिखाई जाती है, ना कि किताबी नॉलेज सिर्फ सिखाई जाती है, क्या लगता है इसमें भी आगे आने वाले वक्त में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि अगर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का जो हम संकल्प लेते हैं, जो सपना देखते हैं, उसमें शुरुआत ही बहुत जरूरी है। और जेनजी को लेकर क्या लगता है सर, क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं? क्या जब छोटे थे और बड़े हो रहे थे तो बार बार वही कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो आप देखिए पिछले 10-15 सालों में क्या है, धीरे धीरे वो माइंडसेट चेंज हो रहा है जी। ऐसा नहीं कि जो अगर पढ़ाई में अगर कोई कमजोर हो गया है या पढ़ाई में पीछे है तो उसका मतलब वो जीवन में भी पीछे रह जाएगा, नहीं। वो कुछ ना कुछ अलग हुनर, कोई अलग स्किल करके वो एक कामयाब और सक्सेसफुल हो सकता है। और उसी की बात हम करें कि स्किल डेवलपमेंट, आप किसी भी एरिया में किसी भी फील्ड में हो और आप अगर काम कर रहे हैं, आपके पास हुनर है उस चीज से जुड़ा हुआ, तो आप एक्सेल कर सकते हैं, नाम कर सकते हैं, अपने लिए भी, अपनी सोसाइटी के लिए भी और अपने देश के लिए भी। तो सरकार चाह रही है कि एक नहीं
ऐसे लाखों करोड़ों लोग, जो युवा, जो नए जनरेशन के लोग हैं, उनके पास वो हुनर आए, स्किल आए, और गांव से लेकर शहर तक हर तरह के छोटे बड़े हर स्किल उनके पास पहुंचे। तो यही कोशिश है। तो जाहिर तौर है सरकार इस बजट में भी उसको देखते हुए कुछ ना कुछ इंतजाम उसको और मजबूती देने के लिए करेगी। बिल्कुल। मित्तल साहब का भी हम रुख कर लेते हैं। मित्तल सर, मैं आपके पास पहुंचूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो बजट को लेकर एक्साइटेड होती है ना, वो मिडिल क्लास होती है। सर, क्या लगता है मिडिल क्लास के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान हो सकते हैं? और क्योंकि हम लोग बहुत सारे कलर्स को भी सिंबल समझते हैं, आज वित्त मंत्री ने गुलाबी साड़ी पहनी है, क्या लगता है महिलाओं के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं क्या? देखिए, जहाँ तक मिडिल क्लास का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बजट मिडिल क्लास के लिए नहीं होता। मिडिल क्लास की जेब में से तो पैसा जाता ही जाता है जी। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, मैं समझता हूँ कि महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ इस बजट में देखने को मिल सकता है। स्किलिंग के तौर पर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये महिलाओं के लिए काफ़ी देखने को मिल सकता है। अभी चर्चा हो रही थी कि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन के ऊपर, तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि हम 4% सेस देते हैं एजुकेशन और हेल्थ सेस ऑन आवर टैक्स, लेकिन अभी तक जो प्राइमरी एजुकेशन है रूरल एरियाज में, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। अभी भी क्लासरूम की कंडीशंस काफ़ी ख़राब है, जो टॉयलेट्स की सुविधा है वो काफ़ी ख़राब है, स्कूल्स जो हैं वो काफ़ी, तो मैं समझता हूँ कि बेसिक जो प्राइमरी चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करना, फैसिलिटेट करना, ये बहुत आवश्यक है। हम एजुकेशन स्तर की बात करते हैं, लेकिन अपना जो बेसिक सुविधाएं हैं, अगर हम को इम्प्रूव करें तो स्तर भी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। उसके साथ साथ स्किलिंग, जो प्राइमरी एजुकेशन स्किलिंग है, मैं समझता हूँ कि स्किलिंग प्राइमरी एजुकेशन में ही इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जी, जिससे कि बच्चों को जो स्किल डेवलपमेंट है उसका एक प्राप्त हो। फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो भी स्कूल लेवल पे, प्राइमरी लेवल इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जी। ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। मैं बजट भाषण शुरू में बहुत टाइम रहा नहीं है, मुश्किल से 3-4 महीने का है, 10-57 के आसपास हो रहा है। मैं कार्डियो साहब के पास जाना चाहूँगा। ये बताइए, जिस इंश्योरेंस सेक्टर की आप बात कर रहे थे, आपके हिसाब से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो अगर अगले आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे में निर्मला जी अनाउंस करें तो आपको खुशी होगी और आपको लगेगा कि इंश्योरेंस सेक्टर को इससे एक बूस्ट मिला है? वो प्लीज जल्दी से शॉर्ट में बताइए। बिल्कुल, 4 चीजें हैं। पहली चीज ये, जो उन्होंने पिछले 2 साल में यूलिप और इंडाउमेंट पे कटौती करी है, बहुत अच्छा किया, बिकॉज उससे बहुत मिससेलिंग रुकी है। बट उसी पे अगर वो आगे ले जा सकें कि टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में बड़े डिस्काउंट मिलेंगे, तो ये मैं पहली चीज चाहूंगा। दूसरी चीज मैं देखना चाहूंगा, जो उम्मीद करता हूँ वो होगा, जो सर बोल रहे थे, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी एंड एवरीथिंग, वो एजेंट मॉडल जो है वो इंडिया में कम से कम 15-20 लाख एजेंट्स हैं जिनकी रेवेन्यू आ रही होती है उससे। वो अगर हम किसी तरीके से और उसको बढ़ा सकें और मास रूट पे ले जा सके, तो गांव-गांव में जो लोग हैं वो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएं। तीसरी चीज जो मैं चाहूंगा वो ये होगी कि किसी तरीके से हॉस्पिटल बिल्स और इंश्योरेंस को एक साथ रखा जा सके, ताकि सब लोगों की जेब में पैसा बचे और वो किसी और चीज पे जाए। और चौथा और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एनआरआई के एंगल से भी देखना चाहूंगा, कि मेडिकल टूरिज्म की जो बात कर रहे थे सज्जन इस पैनल पे, वो एक बहुत टूरिज्म ही एंगल नहीं देखिए। जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, वो भी ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं, क्योंकि सिर्फ ट्रीटमेंट का ही कॉस्ट नहीं, हमारे यहाँ केयर गिविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केयर गिविंग आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन पे अगर कुछ देखा जाए, ये 4 चीजें अगर की जाए। और इंश्योरेंस के अंदर वापस लास्ट चीज बोलूंगा कि एटीसी और एटीडी को इन्फ्लेशन एडजस्ट करके पिछले 15 साल के बराबर अगर लाया जा सके, तो जेब पे बहुत पैसे बचेंगे और इंश्योरेंस सेक्टर का भी बहुत भला होगा। बिल्कुल, देखिए पैसे बचेंगे और पैसे खर्च भी होंगे। नीरज जी, फाइनल कॉल बिफोर मतलब बजट भाषण शुरू होता है, उससे पहले शेयर मार्केट की भाषा में फाइनल कॉल आप अपना दीजिए प्लीज। 2 चीजें मुझे चाहिए, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है और दूसरा सरकार फिस्कल डेफिसिट कितना रखती है। 2 ही चीजें मैं सुनूंगा। और एलटीसीजी अगर हटता है तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोनस होगा। इसके अलावा मुझे बजट से कोई उम्मीद नहीं। मेडिकल टूरिज्म की बड़ी बातें हो रही है, देश में 15% का इन्फ्लेशन है मेडिकल का, और आउट ऑफ द पॉकेट एशिया का 2nd कॉस्टलीस्ट मार्केट इंडिया का है। तो टूरिज्म नहीं चाहिए भैया, आम आदमी के लिए महंगा सस्ता कर दो, वही चाहिए।
बिल्कुल यश जी, एक शॉर्ट कमेंट इस पर एमएसएमई के लिए क्या ऐलान? काउंटडाउन चालू हो जी। गया है स्वाति, हमारे स्क्रीन पे जी। भारत एक्सप्रेस के दर्शक देख सकते हैं कि भाषण का काउंटडाउन चल रहा है। यस, खटाखट, आपके पास टाइम बहुत कम है, जल्दी प्लीज। जी, तो एक बस लास्ट विश मेरी ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि जैसे चैट जीपीटी है जिसको 207 बिलियन डॉलर अभी रेज करने हैं और फिर भी 2030 तक प्रॉफिट में नहीं आएगी, तो क्या यह बजट इतना लॉन्ग टर्म विजन इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से आता है या नहीं आता है? इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह बहुत देखना महत्वपूर्ण होगा।